हेलो जी, नमस्ते। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं कर रही हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन और मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं जैसे भी रिवीजन करती हूँ, जिस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, उसी से मैं आप लोगों को भी टॉपिक्स क्लियर करवाती जा रही हूँ। तो मैंने राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो उसका हम एक टॉपिक कर चुके हैं जो कि था कालीबंगा सभ्यता। सिर्फ मात्र 10 मिनट में हमने कालीबंगा सभ्यता को पूरा अच्छे से डीपली और हर एक पॉइंट उसका पढ़ लिया था। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है, तो मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और ये जो नोट्स हैं आपके एंड तक काम में आने वाले हैं और रिवीजन में तो बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। देखिए, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो यही बात आती है कि आहड़ सभ्यता है कहाँ पर, कहाँ स्थित है। तो उदयपुर ज़िले में स्थित है। इसे उदयपुर ज़िले में स्थित है। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। देखिए, बेड़च और आयड़ एक ही है नदी, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आयड़ भी पूछ सकते हैं, बेड़च भी पूछ सकते हैं। तो आयड़ बेड़च आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम है वो है ताम्रवती। ठीक है, 10वीं और 11वीं शताब्दी का जो नाम है इसका वो है आघाटपुर, ये आघट दुर्ग। ठीक है, इसे धूलकोट भी कहते हैं। अब ये धूलकोट क्यों कहा जाता है? धूलकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है कि मिट्टी के टीले के नीचे मिली थी ये सभ्यता, इसलिए धूल मतलब मिट्टी, कोट मतलब एक टीला। ठीक है, तो धूलकोट का मतलब हो गया कि मिट्टी के टीले पर मिलने वाली सभ्यता। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब जो इसकी खोज है वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की थी 1953 में। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास जी ने तो खोज की। ठीक है, आहड़ और अक्षय दोनों आ है ना। तो आहड़ की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की, 1953 में की। अब उत्खनन कार्य किसने किया? रत्नचंद्र अग्रवाल जी ने किया 1956 में, और हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने भी किया। ठीक है, तो ये दोनों ही उत्खनन से संबंधित है। प्लस देखिए, इन्होंने कब किया था? रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने 1961 में किया, और इन्होंने सर्वाधिक उत्खनन करा था। और जो पीएल चक्रवर्ती है वो भी इसके उत्खनन कार्य से ही संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब जो उत्खनन हुआ था वो कितने स्तर में हुआ था? तो 8 स्तर में हुआ था, है ना। अब ये जो बनास सभ्यता भी इसे कहा जाता है और इसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है? बनास नदी के आसपास की सभ्यता है। फिर इसमें जो कुंड मिला है, देखिए इस सभ्यता के अंदर जो कुंड है, गंगोद्भव नाम का एक कुंड है, प्राचीन कुंड है, जिसे तीर्थ स्थान के रूप का महत्व है ना। तीर्थ स्थान के रूप में जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ तक की आपकी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे से याद भी हो गया होगा, है ना। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अब होने वाली है स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ से क्या मिला? एक मुद्रा पर एक और त्रिशूल बना हुआ मिला और दूसरी ओर ओपोलो देवता अंकित है ना। ओपोलो देवता अंकित है। ठीक है, एक तरफ तो क्या मिले? त्रिशूल, और दूसरी तरफ ओपोलो देवता अंकित हैं। इस पर यूनानी भाषा पर लेख लिखे हुए हैं। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान का जो व्यापार था वो विदेशी था, है ना, विदेशों से संपर्क में था। ठीक है, तो इससे ये पूरा स्पष्ट हो रहा है। किससे? ये जो मुद्रा मिली है उससे। ठीक है, फिर देखिए चक्रकूप। अब ये चक्रकूप से प्रश्न बना हुआ पहले है ना। तो चक्रकूप क्या है? सभ्यतावादी जो आहड़ में जो व्यक्ति रहते थे, जो निवासी रहते थे, वो क्या करते थे? गंदे पानी के निकास के लिए इस उपकरण को काम में लेते थे। अब ये उपकरण कौन सा है? वो है चक्रकूप। ठीक है, इस चक्रकूप का अगर प्रश्न बन जाता है कि चक्रकूप किससे संबंधित है, तो आहड़ सभ्यता से है। और है क्या ये कि जो सभ्यतावासी थे वो गंदे पानी के निकास के लिए इस उपकरण का प्रयोग में लेते थे। ठीक है, फिर देखिए तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं यहाँ से मिली है, 3 मोहरें मिली है और लैपिस लाजुली मिली है। लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, मैं यहाँ बता रही हूँ। आगे भी मैंने ये पॉइंट नोट किया हुआ है कि लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है। ठीक है,
तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि विदेशों से इनका व्यापार था। तो ये किससे स्पष्ट हुआ है? मुद्राओं से। लाल काले मृदभांड व उल्टी तपाई शैली मुख्य विशेषता है इस सभ्यता की। कैसे? लाल काले मृदभांड और उल्टी तपाई शैली मुख्य विशेषता है इस सभ्यता की। यहाँ अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अनाज को संग्रहित करने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि गोरे व बंकोट क्या है? तो गोरे और बंकोट अनाज रखने के मृदभांड है। इन्हें ही अनाज रखने के मृदभांडों को ही क्या कहते हैं? गोरे व बंकोट कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से टेराकोटा की बनी वृषभ आकृतियाँ मिली है। क्या मिली है? टेराकोटा की बनी वृषभ आकृतियाँ मिली हैं। इन्हें बनासियन बुल कहा जाता है। जो टेराकोटा की जो आकृतियाँ हैं उन्हें ही बनासियन बुल कहा जाता है। अब देखिए, गोपीनाथ शर्मा ने आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग जो ये समृद्ध काल था आहड़ सभ्यता का, वो कब से कब तक था? तो 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, समझ आ गया? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, है ना। अब देखिए, ये जो सभ्यता है वो लगभग 4000 वर्ष पूर्व की है, 4000 वर्ष पहले की है। आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। कैसे थे? ताम्र धातु कर्मी थे। बर्तन की कला में दक्ष थे। बर्तन बनाने की कला में बहुत ये दक्ष थे। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना इनका प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र की वस्तुएं बनाना। तो देखिए, इस पेज के जो ये नोट्स हैं आप लोग देख लीजिए और आप लोग बिल्कुल ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम आहड़ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आहड़ में और क्या क्या मिले। उत्खनन के इसमें 8 स्तर थे। कितने थे? 8 स्तर थे। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र मिले। कैसे मिले? बिना हत्थे के, हत्थे ही नहीं थे, ऐसे जलपात्र थे जिनमें हत्थे नहीं थे। तो ये कहाँ से मिले हैं? आहड़ की सभ्यता से मिले हैं। तो बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, और ये क्या दर्शाते हैं? ईरान से संपर्क दर्शाते हैं। लोहे का प्रयोग भी करते थे। आहड़वासी क्या करते थे? लोहे का प्रयोग भी करते थे। मकानों की छत बांस व केलू की बनी हुई थी। कैसी है? कैसी मिली है छत मकानों की? तो मकानों की छत बांस व केलू की बनी हुई है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। कैसे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। इससे क्या बताया जाता है कि सभी लोग एक साथ एक घर में मिलजुल कर रहते थे। तो मतलब इससे ये प्रमाण मिलता है कि एक घर में 6 चूल्हे मिले, मतलब बहुत सारे जॉइंट फैमिली का ये प्रमाण है। ठीक है। मकान की दीवारें पत्थरों व मिट्टी की है। कैसी है? मकान की दीवारें पत्थरों व मिट्टी की है। और छत कैसी है? केलू की और बांस की है। ताम्र उपकरण, बर्तन काले व लाल रंग के मृदबाण यहाँ से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बनता क्वेश्चन है ना। ताम्र उपकरण मिले हैं। बर्तन कैसे मिले हैं? काले व लाल रंग के मिले हैं। फिर देखिए, आहड़ में विशिष्ट आकृति के बर्तनों को क्या कहते हैं? अब ये जो विशिष्ट आकृति के जो बर्तन तो मिले, उन्हें बोलते क्या है? तो क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है। भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। चूल्हा कैसा मिला है? भट्टी नुमा चूल्हा मिला है। ठीक है। लैपिस लाजुली मिली है ना। लैपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान से भी प्राप्त हुआ, मतलब ईरान से इनका संपर्क हमें इससे पता चलता है कि ईरान से संपर्क था। लाल व भूरे काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कैसे मिले हैं? लाल भूरे काले मिट्टी के बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लाल भूरे काले मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। तो इधर की सभी चीज़ें हमने पढ़ ली है, बिल्कुल अच्छे से हमें याद भी हो गई है। आगे चलते हैं। देखिए, एक घर में कैसे चूल्हे मिले? 6 चूल्हे मिले, मैंने बता दिया। इससे पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे? जॉइंट फैमिली में रहते, मतलब एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते थे, इसलिए 6 चूल्हे मिले, है ना। फिर भवनों की नींव काला पत्थर। अब जो भवन थे वहाँ पर उनकी नींवों में क्या मिला है? काला पत्थर मिला है। ठीक है। भवन की दीवारें घर में सुखाई ईंटों व पत्थरों की बनी। अब ये क्या करते थे? इसका ये भी क्वेश्चन बनता है। ये क्या करते थे? धूप में ईंटें सेकते थे, फिर वो मकान मिले हैं। कैसे मिले हैं? दीवारें कैसी हैं? धूप में सुखाई हुई ईंटों और पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ से कौन सी फसल प्राप्त हुई? गेहूँ जवार बाजरा का प्रयोग ये करते थे। गेहूँ जवार बाजरा का प्रयोग ये करते थे। 2-3 मुँह के चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? 2-3 मुँह के चूल्हे मिले हैं।
ठीक है। बलुए पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। क्या मिले हैं? बलुए पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे की कैसे मिली है? तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ वगैरह मिली हैं यहाँ से। ये भी ध्यान रखना अपन को कि बलुए पत्थर के सिलबट्टे यहाँ से मिले हैं। तो देख सकते हैं आप इस पेपर का जो भी है पूरा मटेरियल मैंने आपको नोट्स मेकिंग, शॉर्ट नोट्स में, बिल्कुल शॉर्ट जितना मैं लिख सकती थी उतना, और 2 मिनट में आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और इसी के साथ हमने आहड़ सभ्यता भी हमने आज कंप्लीट कर ली है मात्र 10 मिनट के अंदर। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग नोट्स। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट पेज था, ये वाला फर्स्ट है ना, फिर ये सेकंड और ये थर्ड, और इसी के साथ हमने आहड़ सभ्यता को भी सिर्फ मात्र 10 मिनट में पढ़ लिया है अच्छे से, बिल्कुल हर एक पॉइंट। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि हर एक टॉपिक मैं आपको करवाने वाली हूँ इसी तरीके से। और चैनल पर हमारे पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप उन्हें देखिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक बटन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि लोग सभी जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सके अपने, और अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, और सभ्यता से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अपने नोट्स अपने हैंड रिटन में बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।